आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के दिन शहर के डालीबाड़ी चौराहे पर एक हिस्ट्री शीटर पर बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 5 दिन बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें ओमाराम खिलेरी उर्फ ओम प्रकाश बिश्नोई जो हथियार सप्लायर है, दूसरा आदिल है जो राकेश मांझू का गुर्गा है। हालांकि पुलिस अभी राकेश मांझू को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उसकी तलाश जारी है। उसको लेकर कई जगह पर पुलिस ने टीमें भेजी है। राकेश मांझू ही फरार चल रहा है। पुलिस के अनुसार ओम प्रकाश व आदिल ने राकेश मांझू के साथ मिलकर फायरिंग की थी। ओम प्रकाश जो आधुनिक हथियार राकेश के पास था, उसका सप्लायर भी माना जा रहा है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। चूरू एडीजे कोर्ट में मंगलवार को हार्डकोर अपराधी रुपेंद्र पाल सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट कैंपस में डीएसपी ममता सारस्वत सहित भारी पुलिस जाब्ता कोर्ट परिसर में तैनात रहा। अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2015 में भानीपुरा थाने में दर्ज मामले को लेकर आरोपी रुपेंद्र पाल को कोर्ट में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2015 में गांव केकासर में भगवान नाथ पर आरोपी रुपेंद्र पाल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया था। उसी मामले में आरोपी के खिलाफ भानीपुरा थाने में आईपीसी की धारा 307, 323, 324, 325, 326, 148 में मामला दर्ज हुआ था। दर्ज मामले में मंगलवार को हार्डकोर अपराधी को भारी पुलिस जाब्ते के साथ दौसा से चूरू कोर्ट लाया गया। 18/6/2015 का मामला है। किकासर गांव में भगवान नाथ के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप उन पे लगाया गया है अन्य मुलजिमान के साथ। इसमें 307, 323, 324, 325, 326, 149, 148 आईपीसी में आरोप सुनाया गया। भाई चौथे में तो बीजेपी को अभी कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए किया नहीं। 3 चुनाव किए, हम तैयार हैं। और जो किसान अन्नदाता आज 4 महीने से बैठा है, उसकी जो तप है ना, उसकी जो ज्वाला है ना, वो उगल रही है। ये इनके सपनों को जला के राख कर देगी। मैं कह रहा हूँ इस मोदी जी और अमित शाह के राज में ये आगे चुनाव होंगे कि नहीं, इस बात पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इस पे भी सवाल उठने लग गए हैं कि क्या विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव होंगे या नहीं होंगे। गुजरात में आपने देखा 2 राज्यसभा की सीट खाली थी, एक पे पहले कराए, एक में बाद में कराए, जिससे दोनों पे बीजेपी जीत के आ सके। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में इनका विश्वास है? क्या किया इन्होंने मध्य प्रदेश में, क्या क्या महाराष्ट्र में क्या किया था, रात को जगा करके राज्यपाल से साइन करा करके, और आज यहाँ क्या खेल खेल रहे हैं आप बताइए। इनके पास मुद्दे ही नहीं है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। जिले के फलोदी क्षेत्र के जहांबाद पुलिस थाने कर्मियों द्वारा 3 नाबालिगों को 3 दिन तक थाने में बिठाकर उनके साथ मारपीट करना, 3rd डिग्री टॉर्चर देने के विरोध में आज प्रदर्शन हुआ। यहां न्याय नहीं मिलने पर परिजन व अन्य लोग फलोदी के वृत्ताधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीवाईएसपी पारस सोनी को आपबीती बताई। पारस सोनी ने मेडिकल करवाने के बाद इनकी रिपोर्ट जिला ग्रामीण अधीक्षक को भेजी, जिनके निर्देश पर आज शाम को 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया हुआ था। और मेरे भाई जम गांव से ढाणी आ रहा था और 20 मुँह पकड़ के ले गए पुलिस वाला। ये 11 तारीख की बात है साहब, शाम की 5 बजे। फिर क्या हुआ? फिर उसने थाने में ले गए तो हम वापस गए तो हमको थाने वाला अंदर नहीं जाने दिया और उनके साथ 3 रात और 3 दिन तक मारपीट की। फुल दर्ज हुई सब, कोई एफआईआर नहीं दर्ज थी। गाँव में कोई छोटी मोटी चोरी, इसके मतलब चोरी के विश्वास पर ले गए इनको, ठीक है ना। और उनको फुल मारपीट की। बताओ ये बच्चे ये क्या बता रहे साहब, ठीक है ना। इनको बहुत फूटा, बाद में हमको छोड़ा तो पता चला कि इनको तो इतना मारा चला ही नहीं जाता था। तो भाई ने बताया यहाँ मेरा हाथ भूज गए, यहाँ पैर भूज गए, यहाँ मुँह भूज गए। हमने अपने आंखों से देखा, क्या बताया सर, पैर तो हमने देखा है। इसमें एक परिवार प्राप्त हुआ है जिसमें सोनाराम, बन्नाराम और भावलाल है जांबा के। उन्होंने परिवार दिया है हमें, जिसमें कहा गया है कि पुलिस थाना जांबा में हमारे 3 लड़कों को जो है गलत तरीके से रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई है। तो हमने बच्चों का मेडिकल करवा लिया है और हम इसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं और जो इसमें अगर जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, मुद्दा तो उस समय भी था, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर और धूमिल हुआ होगा, पर
अगस्त के उस सवाल का जवाब जब अब आया जिसमें सरकार ने एडमिट किया, पुलिस विभाग के उस प्रश्न के जवाब में ये कहा गया कि फोन टैपिंग हुई है। ये दीगर बात है कि उसमें पूरे तरीके से जो जवाब मांगा गया था उस तरीके का जवाब तो नहीं आया, लेकिन अपने आप में फोन टैपिंग का एडमिशन ये सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है। जो एफआईआर थी एसओजी की 47, 48 और 49, उसमें नामजद एफआईआर थी जिसमें विधायकों के नाम थे और मामला केवल इतना ही नहीं, यूं होते होते राजद्रोह से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो निश्चित रूप से इसमें वो तमाम तथ्य थे जो इस बात को साबित करते थे कि फोन टैपिंग हुई है। ये सरकार की मजबूरी है कि उसको उजागर नहीं कर सकती, जाहिर नहीं कर सकती, लेकिन इस प्रश्न के जवाब ने वापस से इस मुद्दे को जिंदा किया और हमने ये लाजमी समझा कि सरकार इसका जवाब दे और जवाब भी जब दे जब चर्चा करके दे। ये गतिरोध था जब हमने मांग की, माननीय स्पीकर महोदय ने जो स्थगन इस संदर्भ में था उसको रिजेक्ट किया, तो ये गतिरोध माननीय स्पीकर महोदय प्रतिपक्ष के बीच में था। अभी शाम को ये गतिरोध टालने के लिए चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो ये निश्चित हुआ कि कल पहले चर्चा होगी, उसके बाद सरकार इस फोन टैपिंग के मामले में जवाब देगी। महोदया, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम स्थापित किए उसके लिए मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद 36 वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। ये शिक्षा नीति वर्तमान समय की मांग और चुनौतियों को पार करके भविष्य के भारत के निर्माण में सहयोग करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब तक भारत में शिक्षा व्हाट यू थिंक पर फोकस करती थी, जिसे बदलकर अब हाउ टू थिंक किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस, स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड पे ध्यान देना, मातृभाषा को महत्व देना, स्किल बेस्ड लर्निंग को भी आगे बढ़ाना, इन सभी चीजों पे ध्यान रखकर ये शिक्षा नीति बनाई गई है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा स्कूली शिक्षा को प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंशियल बनाने का कार्य और उच्च शिक्षा के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसका ही उदाहरण है। और सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। और जो शिक्षा पद्धति के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो टीचर्स हैं वो पुरानी जो तरीका है पढ़ाने का वो उसी से बच्चों को पढ़ाती जा रही है। तो ये जो एनईपी है इसको बहुत महत्वपूर्ण था इसको लाना, लेकिन जिस तरह से पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, जो टीचर्स हैं उनको भी जिस तरह से वो पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं वो भी उनको दोबारा से सीखना आवश्यक है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान दिया जाए, इसको मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेस करना चाहूंगी। और जो हमारी शिक्षक है हमारे, उनको भी जो उनका सिलेक्शन होता है उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वो पढ़ाते हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ाते। हम लोग भी स्कूल गए हैं, हमने देखा होगा किसी भी सब्जेक्ट में हमको भी तभी इंटरेस्ट आता था अगर टीचर इंटरेस्टिंगली हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाती थी। लेकिन अगर वो मन से नहीं पढ़ाते, उनको पैशन नहीं होता पढ़ाने में, वो सब्जेक्ट को मतलब जिस तरह से पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा समझे उसको, वो नॉलेज इम्बाइब करे, ये नहीं है कि बस रोट लर्निंग होती जाए, वो बच्चा रटता जाए और एग्जाम देता जाए। तो उस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है टीचर ट्रेनिंग पे। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगी। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हौसलों की उड़ान उड़ा करते हैं, लेकिन इन दिनों राजसमंद जिले के
रेल मंगरा पंचायत के काबरा गांव की बेटी गीता के हौसलों पर आर्थिक तंगी भारी पड़ रही है। जी हाँ, ये वही गीता है जिसने झारखंड के रांची में 10 किलोमीटर पैदल वॉक में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया था। ऊपर चलकर गोल्ड मेडल जीतने का सपना पूरा करने वाली गीता अब अपने आगे के सफर के लिए प्रशिक्षण नहीं ले पा रही है। गीता के पिता हरिशंकर लोहार खेती-बाड़ी कर मुश्किल अपने परिवार का पेट पालते हैं, तो मां मनरेगा में मजदूरी कर अपने पति का हाथ बटाती है। ऐसे में अब गीता की प्रशिक्षण के लिए आर्थिक तंगी आड़े आने लगी है। जब इस पर गीता के कदमों ने अपनी रफ्तार थामी तो पता चला रेल मंगरा क्षेत्र की सामाजिक संस्था मंजरी विकास ने गीता की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और रेल मंगरा एसडीएम और रेल मंगरा प्रधान आदित्य प्रसाद सिंह को गीता की मदद के लिए गुहार लगाई। चित्तौड़गढ़ जिले में शराब की 6 दुकानों ने आबकारी विभाग को टेंशन में ला दिया, क्योंकि बोलीदाता न तो विभाग से अब संपर्क कर रहे हैं और न ही उन्होंने आवश्यक राशि जमा कराई। हालांकि ऐसे बोलीदाताओं के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई भी की गई है। फर्स्ट फेज में जो बोली लगी है उसमें से 6 तो प्योरली ऐसे लोग हैं जिन्होंने H1 जो है उन्होंने जमा नहीं कराए हैं और उनको जो है हमारे द्वारा ब्लैकलिस्टेड भी किया गया है। गरदाना, नपानिया, सामरी, नाहरगढ़, मंडफिया, सामलिया जी और सामरी, ये है। ठेकेदारों को बुला करके उन्हें समझा दिया गया है, मोटिवेट किया गया है और समय समय पर इनसे बात की जाएगी। इनकी जो भी शंकाएं हैं, इनके जो भी डाउट्स हैं या इनके जो भी इश्यूज हैं, इनको कहाँ पे लगता है अनजाना भय जो रहता है उसको दूर करने की जो है कोशिश की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर विभाग ऑनलाइन ऑक्शन के जरिए कितनी दुकानों का बंदोबस्त करने में सफल हो पाता है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।